नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। यूपी में 5वें चरण का प्रचार आज खत्म हो गया है। इस पर मतदान 27 फरवरी को होना है, जिसमें अवध और पूर्वांचल के 12 जिलों की 61 सीटें शामिल हैं। आपको बता दें, इसी चरण में ही सबसे ज्यादा 61 सीटें हैं। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 5वें फेज में राम जन्मभूमि जो अयोध्या है वो भी शामिल है और प्रयागराज जो है वो भी शामिल है। सियासी जंग जो है वो तेज हो गई है। बीजेपी को अपने किले को बचाए रखने की चुनौती, तो वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को सत्ता में वापसी की उम्मीद है। इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव पहली बार अयोध्या पहुंचे। अयोध्या तो कई बार वो गए, लेकिन वो दर्शन करने से बचते नजर आए। तमाम सारे विपक्षी दल, पार्टियां उन पर आरोप लगाती रही कि आखिर दर्शन करने से अखिलेश यादव बचते क्यों हैं। तो अखिलेश यादव ने वो मिथक भी तोड़ा। वो आज अयोध्या पहुंचे, रोड शो किया और उन्होंने वहां दर्शन भी किए। जब अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर का जो निर्माण चल रहा है उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो हेरिटेज है उसको बचाने का प्रयास किया जाएगा। ये नहीं जो पुरानी चीजें हैं उसको आप हटा दें। जो संस्कृति है, जो धरोहर है, कई सारे ऐसे पुराने मंदिर अयोध्या में आज भी देखने को मिलते हैं जिनकी अनदेखी की जा रही है। अयोध्या में ऐसे कई सारे मंदिर हैं जहां जो उनकी अवस्था जो है खराब हो चुकी है, उनका दरवाजे किसी के टूटे हुए हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उनको बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि जो पूरा फोकस मंदिर बनाने को है वो सिर्फ अयोध्या का जो रामलला है, हनुमानगढ़ी, उसके आसपास बाकी जो तमाम मंदिर हैं उनकी अनदेखी की जा रही। उन्होंने कहा उसको हम बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, उस धरोहर जो है उसको खराब नहीं होने देंगे। इसके अलावा उन्होंने युवाओं को लेकर तमाम सारी बातें की कि जब हम आएंगे तो युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। सबसे पहले आपको सुना देते हैं अखिलेश यादव जब रोड शो कर रहे थे, जनसभा की, उन्होंने क्या कुछ कहा। एक एक काम देख लो, समाजवादियों ने वो काम किए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। उस तरीके का विकास कराने का काम आने वाले समय में इस धार्मिक नगरी में अयोध्या में कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जो हाथ में मोबाइल दिखाई दे रहे हैं, स्मार्टफोन, इधर वो हमसे कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, और जब से उन्होंने कहा है कि 12 बजे उठता हूं, मैं भी उनके घर पे नजर रखने लगा हूं। और आजकल मैं देख रहा हूं कि जब मैं शाम को उधर देखता हूं तो थोड़ा धुआं उड़ता नजर आ रहा है। इसलिए मैं आप सबसे, नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि समाजवादियों की मदद करो, पवन पांडे की मदद करो, इन्हें विधायक बनाओ, इन्हें विधायक बनाओ, और हम अपने गुरु संत बाबा सब लोगों को रात को भरोसा दिलाता हूं कि अयोध्या के विकास में हमें कुछ भी करना पड़ेगा, अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम। तो आपने अखिलेश यादव को सुना, उन्होंने तमाम बातें कही। उसके बाद जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास, उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनौती दे दी अखिलेश यादव को कि अखिलेश यादव अगर अयोध्या आ रहे हैं तो रामलला के दर्शन करें और हनुमानगढ़ी के दर्शन करें, तो वो समझेंगे हाँ अखिलेश यादव अयोध्या आए हैं। तो ये मिथक, ये भ्रम भी तोड़ दिया अखिलेश यादव ने। आज वो हनुमानगढ़ी पहुंचे, वहां दर्शन पूजन किए और उसके बाद उन्होंने और भी तमाम बातें की। आपको एक बार वो भी सुना देते हैं। मुझे बहुत दिनों के बाद आने का मौका मिला है। भगवान हनुमान जी के मैंने दर्शन किए, साधु संतों से मैं मिला हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जनता को उस रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे जहाँ खुशहाली और तरक्की होगी। आपने अपनी शुरुआत करी आज अपने जो मैनिफेस्टो था जिसमें आपने दावे किए थे कि जो पुराने मंदिर होंगे उसको हेरिटेज जोन को डेवलप करेंगे, रास्ते का जो पूरा रूट था उसमें तमाम मंदिर दिखे। क्या लगता है ये कितना बड़ा अयोध्या के लोगों को बड़ी चीज होगी जिसके नाम पे आपको वोट? देखिए, अयोध्या की हेरिटेज, मुझे याद है
जब समाजवादी सरकार थी तो यहाँ अंडरग्राउंड केबलिंग हुई, सीवर लाइन का काम भी दिया गया, यहाँ पर भजन स्थल बनाया गया, घाटों का सुंदरीकरण किया, पानी को लाने का काम हुआ, पंपिंग स्टेशंस लगे। वहीं जो कुछ सरकार में हो सकता था किया गया। वहीं जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज या अयोध्या के आसपास जो विकास समाजवादियों ने किया वो आज दिख रहा है। आने वाले समय में हमारी धार्मिक हेरिटेज कैसे बचे, अयोध्या की एक अपनी पहचान है, उस पहचान को बचाते हुए व्यापार अगर बढ़ सकता है तो बढ़े, लेकिन हमारा जो आध्यात्म है या जो जिसलिए अयोध्या शहर जाना जाता है, नगरी जाना, उसका नुकसान न हो। तो हेरिटेज का संरक्षण और जो हमारी परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको बचा करके आगे ले जाना। वहीं जो हमारे साधु संत और बड़ी संख्या में लोग हैं, कई जगह पर मंदिर हैं, कई जगह उनके आश्रम हैं, कई जगह धर्मशाला हैं, अगर उन सबको संरक्षण के लिए अलग से एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा तो सरकार की तरफ से ट्रस्ट बनेगा। जिस तो आपने सुना, अखिलेश यादव को कहा जाता है कि अयोध्या की अनदेखी की गई, जो उसके आसपास का क्षेत्र है। जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, जब हम सत्ता में थे तो हमने काफी विकास अयोध्या के लिए भी किया है। उधर कल की अगर बात करें, कल अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ थे, तो आज अखिलेश यादव पहुंच गए और उसके बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। तो अयोध्या और प्रयागराज इस वक्त धुरी बने हुए हैं 5वें फेज के चुनावों की, और ये काफी अहम भी है। प्रयागराज से पूर्वांचल के कई जिलों को साध सकते हैं और अयोध्या जाकर उसके आसपास जो जिले हैं, जो सीटें हैं, उनको साधा जा सकता है। अखिलेश यादव काफी बचते नजर आ रहे थे अयोध्या जाने से, लेकिन आज उन्होंने वहां पहुंचकर दिखा दिया। सिर्फ अखिलेश यादव किसी से डरते नहीं, अब उनको परवाह भी नहीं जो कोर वोट कहा जाता है। उनको लगता है कि वो तो मेरे साथ है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको भी साधने की कोशिश में आज अखिलेश यादव साफ तौर पर दिखे हैं, नजर आए हैं। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो आज वो प्रयागराज में थे और प्रयागराज में उन्होंने तमाम सारी बातें कही, जो योजनाएं हैं सरकार की उनका जिक्र किया, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही तल्ख तेवर में नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। अब तक हम सीएम योगी आदित्यनाथ को देखते थे भाषणों के दौरान वो जिन्ना का जिक्र करते थे, कभी पाकिस्तान का जिक्र करते थे, कभी कब्रिस्तान का जिक्र करते थे। आज तो उन्होंने तीनों का ही जिक्र एक साथ कर दिया, वो भी आपको सुनाते हैं। अपना दल निषाद, हमने देखे चुनाव के दौरान सपा के लोग बहुत परेशान हैं, मुझसे कह रहे थे कि आप कौन विकास करा रहे हैं। मैंने कहा भी बताओ कहां का। मां विंध्यवासिनी धाम विकसित हो रहा है, प्रयागराज में भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ का आयोजन होता है, एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं, गरीब को मकान हम लोग दे रहे हैं, हर गरीब को राशन डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार दे रही है, हर नौजवान को नौकरी और रोजगार की दिशा में सरकार बढ़ा रही है। कहा हमने भी विकास किया है। मैंने कहा कौन विकास? कहा साहब ये सब हमारी समझ में नहीं आता था, हमें केवल एक समझ में आता था, हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई है। उनका विकास वहीं तक सीमित था। का अपमान करते हुए एक खलनायक जिन्ना का महिमा मंडन कर रहे थे। जब हम अपने नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे थे और तब समाजवादी पार्टी पाकिस्तान का गुणगान गा रही थी। और इसलिए फर्क साफ है, हमें बहकावे में नहीं आना है। विकास, सुशासन और सुरक्षा के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान चुनाव में भाइयों बहनों पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से जुड़े हुए अपना दल निषाद पार्टी के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाकर के एक दमदार सरकार देनी है। सभी लोग सहमत हैं, सभी लोग सहमत हैं। हमने देखे चुनाव के दौरान सपा के लोग बहुत परेशान हैं, मुझसे कह रहे थे कि आप कौन विकास करा रहे हैं। मैंने कहा भी बताओ कहां का। मां विंध्यवासिनी धाम विकसित हो रहा है, प्रयागराज में भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ का आयोजन होता है, एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं, गरीब को मकान हम लोग दे रहे हैं, हर गरीब को राशन। तो कुल मिलाकर
सभी नेता इस वक्त इस कोशिश में हैं कि वक्त कम है और किस तरह से जनता के बीच जाकर उन पर अपना एक भरोसा कायम करें, उन तमाम बातों का जिक्र करें, उन योजनाओं का जिक्र करें जब उन्होंने वो जो काम किए अपने कार्यकाल में, चाहे वो अखिलेश यादव या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन अब देखने वाली बात है कौन जनता के भरोसे पर कायम होता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ राम मंदिर जो आंदोलन था उस पर बारीकी से नजर रखने वाले देश के जाने माने पत्रकार और खास मोटिवेटर भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं दिनेश पाठक जी। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ कल्की राम जुड़ गए हैं, रामदल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। कल्की राम जी, आपका भी स्वागत है। और प्रमोद गोस्वामी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हो गए हैं। प्रमोद जी, आपका भी स्वागत है। और समाजवादी पार्टी से जो है मयंक शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दिनेश जी आपसे ही करेंगे, चूंकि आपने जो राम मंदिर का आंदोलन था उसको काफी बारीकी से देखा है, समझा है, और खुद आप अयोध्या के रहने वाले हैं। और अब जो 5वां फेज है वहां अयोध्या में चुनाव होना है, तमाम सारी सीटें हैं, आसपास के जो जिले हैं उसको भी अयोध्या प्रभावित करता है। आज जो घटनाक्रम हुआ, आज अखिलेश यादव अयोध्या में थे, रोड शो कर रहे थे, और उम्मीद किसी को कमी थी कि वो दर्शन करने जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि वो दर्शन करने से बचते, उनको लगता है अगर हम दर्शन करने जाएंगे तो शायद उनका एक खास वोट बैंक है वो शायद प्रभावित ना हो जाए। तो कैसे देखते हैं आज अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर उनके दर्शन करने से लेकर क्या अब जो राम मंदिर का जो मुद्दा बीजेपी हमेशा भुनाने की कोशिश करती है, क्या लगता है अखिलेश यादव को इससे फायदा पहुंचेगा? नहीं, मुझे पहले ये बताइए कि एक तो इतना शोर है कि आपका सवाल बिल्कुल साफ नहीं हुआ, अलावा इसके कि अयोध्या पर आप कुछ पूछ रहे हैं हमसे। अखिलेश जी अयोध्या गए थे, इस बात से मैं वाकिफ हूँ, बट वो राम मंदिर गए थे कि नहीं गए थे इस बात से मैं वाकिफ नहीं हूँ। तो सवाल आप फिर से रिपीट करें, क्योंकि आपकी आवाज दिनेश जी हनुमानगढ़ी वो गए थे और हनुमानगढ़ी से दर्शन करने के बाद उन्होंने उसको लेकर तमाम सारी बातें भी की, अभी हमने दर्शकों को दिखाया। हाँ, मैंने लेट ज्वाइन किया, चूंकि आपका लिंक हमें लेट मिला है, तो इसलिए मैं उस बात से वाकिफ नहीं था। अब अगर वो हनुमानगढ़ी गए थे तो मंदिर तो गए थे, राम मंदिर नहीं गए। अयोध्या में हर घर में मंदिर है, हर घर जब अयोध्या में मंदिर है तो एक मंदिर गए, वो भी हिंदू है, और अखिलेश यादव पहले इंसान है फिर हिंदू है, वो गए हैं। उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अयोध्या पर, इसका कोई बहुत मैटर नहीं करता है। अयोध्या में राम मंदिर मुद्दा भी इस समय अयोध्या के लिए कोई मैटर नहीं करता है। राम मंदिर अब बन रहा है, उसके सारे विवाद चूंकि समाप्त हो चुके हैं, जब सारे विवाद खत्म हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए एक अलग ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट मंदिर बना रहा है। अयोध्या में जो भी व्यवस्था की जा रही है वो सुरक्षा के मद्देनजर की जा रही है। अब अखिलेश जी का दौरा हुआ है, निश्चित तौर पर उसका कुछ न कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। जीत हार पर मैं कुछ भी कहने की स्थिति नहीं हूं, क्योंकि सामने वाला कैंडिडेट पुराना एमएलए है, बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो एमएलए हैं वहां, और जो सपा के कैंडिडेट हैं वो लोकल एमएलए रहे हैं, 2012 से 17 तक वो मिनिस्टर रहे हैं। तो लड़ाई है, ये बात बिल्कुल सही। अब अयोध्या में बीजेपी का से थोड़ा सा इसलिए ज्यादा माना जाता है और कहा जाता है क्योंकि अयोध्या की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, क्योंकि अयोध्या छोटा ही सही लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए संतों का नगर है, संतों का शहर, हर घर में साधु रहता है। तो थोड़े मोड़े गृहस्थ वहां घर बना के रहने भी लगे, अदरवाइज पहले गृहस्थ भी जो थे वो मंदिरों में ही रहते थे। हम लोग भी बड़े हुए हैं, मंदिरों में ही बड़े हुए हैं, हमारा भी घर बहुत देर से बना है। तो वहां कोई कल योगी जी गए थे, आज अखिलेश जी गए थे। ये वोट की राजनीति है, ये आप भी समझो और हम भी समझें कि वोट के लिए सब लोग जा रहे हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर बात खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है, जो मुख्यमंत्री योगी महंत आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने अयोध्या पर निश्चित तौर पर फोकस किया है। बहुत सारी योजनाएं वो लेके आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी का से पहले से है वहां,
और उस पे मुख्यमंत्री जी का जो दौरा हुआ है, मैं दिसंबर में अयोध्या में था एक कार्यक्रम के सिलसिले में, तो इसमें चीफ मिनिस्टर आ रहे थे। लोगों ने जब अयोध्या के लोगों से मेरी अपनी बात हो रही थी, जो मेरे घर पे हमें मिले या हमें उस कार्यक्रम में मिले, तो उनका कहना था कि भाई अब मुख्यमंत्री जी का इतना ज्यादा चक्कर लगने लगा है कि वो अपने लगने लगे। बिल्कुल। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर छोटी सी आबादी का एक कस्बा, मैं उसको कस्बा कहता हूं, हमारा घर भले है लेकिन मैं उसे कस्बा ही कहता हूं, क्योंकि अभी भी वो शहर नहीं बन पाया है। वो विकास की जो बातें हैं वो एक अलग तरह की बातें हैं। जो भी मौजूदा सरकार ने अयोध्या को लेके विकास की योजनाएं बनाई हैं, वो सारी की सारी योजनाएं जब जमीन पर आएंगी तो अयोध्या निश्चित तौर पर एक खूबसूरत अयोध्या के रूप में निकलेगी। बिल्कुल। और ये कारण भी शुरुआती तौर में भाजपा ने अपनी चुनावी मुहिम जो है वो एक बार अयोध्या से इसकी शुरुआत की थी और तमाम बड़े नेता अयोध्या पहुंच रहे थे, लेकिन जब इलेक्शन अवध में आया, अयोध्या में आया, तो इतना ज्यादा जोर शोर वहां पे नजर नहीं आ रहा है। शायद हो सकता है बीजेपी को ऐसा लगने लगा हो कि विशेष सकारात्मक प्रतिक्रिया जनता की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है, ये भी कारण हो सकता है। आपके पास वापस आएंगे दिनेश जी आपके पास, और भी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मयंक शुक्ला बने हुए हैं। मयंक जी, आज अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचे और बाकायदा दर्शन भी किया। हालांकि हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं राजू दास, उन्होंने चुनौती दी कि अगर वो अयोध्या आए तो दर्शन करके दिखाएं। उन्होंने दर्शन भी कर दिए। क्या ये माने कि अब जो दूसरा वोट बैंक है, एक खास वोट बैंक जो हमेशा अखिलेश यादव के साथ रहता है, हालांकि इधर उधर भी जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है अखिलेश यादव को? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने जा रहा है कि पिछले 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की कुव्यवस्थाओं और अव्यवस्थाओं के खिलाफ होने जा रहा है। पिछले 5 सालों में जो प्रदेश की उन्नति और विकास रुका हुआ है उसके खिलाफ होने जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में 2012 से 17 के बीच में जो विकास कार्य किए, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में जो काम किए, उसकी कमी कहीं ना कहीं जनता उत्तर प्रदेश की महसूस कर रही है कि पिछले 5 साल में उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी मैं सुन रहा था आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनका भाषण सुन रहा था। उनके भाषण में मुझे कहीं भी कोई संवैधानिक बातें, सांस्कारिक बातें दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे जिस तरीके के वो शब्द बोल रहे थे और जिस तरीके से उन्हें उत्साह उनके लोगों में दिखाई दे रहा था, वो मुझे बड़ा ही अशोभनीय लगा। क्योंकि एक संत महात्मा का जो कल्चर होता है, जो एक ढंग होता है, जो एक सभ्यता होती है, उसके खिलाफ जाकर वो अक्सर ऐसी बातें करते हैं। मगर उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव बने हुए हैं बीजेपी से। हरीश जी, कल सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे, तो आज अखिलेश यादव वहां पहुंच गए। सीएम योगी आदित्यनाथ शुरू से लेकर जब से राम मंदिर का फैसला आया उसके बाद से लगातार अयोध्या में दीपोत्सव करा रहे हैं, तमाम सारे भव्य कार्यक्रम करा, निर्माण कार्य भी हो रहा है और उसको भव्य बनाने की कोशिश भी है। तो बीजेपी को ऐसा लगता है और बीजेपी कहती भी है कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो बीजेपी की वजह से है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया उसके बाद निर्माण कार्य में तेजी आई, शुरुआत हुई, तो बीजेपी को ये लगता है कि राम मंदिर हम बनवा रहे हैं, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और अखिलेश यादव जो आज पहुंचे हैं, कैसे देखते हैं? हरीश जी, हम चाहेंगे आप अपने ऑडियो को अनम्यूट कर देखिए, ये 2022 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा हो, आ रही आवाज, आ रही आपकी, अपनी बात कही। नहीं, अनम्यूट कर रखा है जी, आवाज आ रही है, अपनी बात कही। सभी राजनीतिक दल के लोग अपनी अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए जनता के बीच जाते हैं। और अखिलेश यादव जी भी उसी क्रम में वो अयोध्या गए। ये तो भारतीय जनता पार्टी की विजय है। एक तरह से आप देखा जाए कि तमाम राजनीतिक दल के लोग मंदिर जाने से डरते थे कि उनके ऊपर कहीं स्टिग्मा लग जाए कि वो हिंदू हैं, और टीका लगाने से डरते थे। अगर आज वो मंदिर जा रहे हैं और मत्था टेक रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये जो तुष्टीकरण की राजनीति थी जिसके चलते ये लोग मंदिरों में जाने से घबराते थे, डरते थे, वो भ्रम दूर हुआ।
और इसका श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी को जाता ही जाता है। रहा सवाल इसका कि राम मंदिर निर्माण का जहां तक बात है, ये बात सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से अयोध्या में भव्य श्री रामलला के मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ, लेकिन एक लंबी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए लड़ी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। राम मंदिर बनने का राजनीतिक लाभ की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही। ये हमारे लिए भारतीय संस्कृति के गौरव का विषय था, हमारे लिए भारतीय संस्कृति की मर्यादा और गौरव का विषय था, क्योंकि भारत भगवान राम की अस्मिता भारत भगवान राम के नाम से जानी जाती है, भारतीय संस्कृति भगवान कृष्ण के नाम से जानी जाती है। और अगर उनकी जन्मभूमि पे मंदिर आताइयों ने तोड़ा तो यह भारतीय गौरव के लिए कहीं न कहीं हम ये भारत की जनता ये महसूस करती थी कि कहीं न कहीं हमारे गौरव के खिलाफ है, हमारी मर्यादा के खिलाफ है। और लंबी लड़ाई लोगों ने इसके लिए लड़ी, 5 शताब्दियों तक लोग इसके लिए प्रयत्न करते रहे। मिलाकर हरीश जी, जो शिकायत रहती थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि अखिलेश यादव मंदिर जाने से डरते हैं, वो शिकायत तो अब खत्म हो गई। उन्होंने मिथक भी तोड़ दिया कि नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आज वो अयोध्या भी आए, रोड शो भी किया, तमाम सारी भीड़ भी इकट्ठा हुई, जनसैलाब भी नजर आया और दर्शन भी कर लिए। शिकायत भारतीय जनता पार्टी को नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि ये लोग मंदिर जाने से घबराते हैं, डरते हैं, और यही लोग थे। आप मुझे बताइए कि कौन नेता ये अयोध्या जाकर के दर्शन कर रहा था। आज प्रियंका वाड्रा भी जा रही हैं और श्रीमान अखिलेश यादव जी भी जा रहे हैं। तो ये तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की उस रीति नीति की विजय है कि उन्होंने ये भारत की अस्मिता और अरे तो मंदिर कोई जाएगा अपनी मर्जी से जाएगा, अब बीजेपी थोड़ी ना सबको भेज रही है। नहीं, बीजेपी नहीं भेज रही, मैंने तो ये नहीं कह रहा कि बीजेपी भेज रही। मैंने तो ये कहा कि ये जो लोग घबराते थे, डरते थे, ये भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय मानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जन जागरण पैदा किया, उस जन जागरण का ये प्रभाव पड़ा कि आज ये भी मंदिर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। अच्छी बात है, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो लोग घबराते थे, कल्की राम हमारे साथ बने हुए हैं, रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। कल्की राम जी, जब चुनाव शुरू नहीं हुआ था, इलेक्शन की डेट्स भी नहीं आई थी, उसके पहले से अयोध्या आने का सिलसिला शुरू हो गया था। तमाम सारे नेताओं का, अलग अलग राजनीति की पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने आना शुरू कर दिया था। उसके बाद आज अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है। उन्हें कैसे देखते हैं? अच्छी बात है। आएंगे हरीश जी आपके पास आएंगे। कल्की राम हमारे साथ बने हुए। कल्की राम जी, आपको आवाज आ रही हमारी? हम चाहेंगे आप अपने ऑडियो को, फोन को अनम्यूट कर दें। शायद कल्की राम जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, वापस आने की कोशिश करेंगे उनके पास। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए प्रमोद गोस्वामी जी। प्रमोद जी, आप ही के पास आएंगे। कैसे देखते हैं, अयोध्या में इलेक्शन है, तमाम सारी पार्टी के नेता वहां पहुंच रहे हैं, आज अखिलेश यादव भी पहुंच गए। अखिलेश यादव को लेकर ये कहा जाता था वो बचते नजर आते हैं अयोध्या से, अगर अयोध्या आते भी हैं तो दर्शन नहीं करते हैं। आज वो अयोध्या भी आए, रोड शो भी किया और दर्शन भी किया। क्या इसका फायदा उनको मिलेगा? प्रमोद जी, हम चाहेंगे जी, प्रमोद जी अपने ऑडियो को अनम्यूट कर दें आप। शायद प्रमोद जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है। वापस आएंगे प्रमोद जी के पास। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी पर चर्चा करेंगे। जो अवध में शोर है और पूर्वांचल भी अब दूर नहीं, वहां पर भी कई सारे जिलों में इलेक्शन है और प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ थे, उनके बयानों की भी हम इस पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! Yes, yes, yes! In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, प्रेडिक्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल रिजल्ट्स एंड विन कैश ओनली ऑन Sky 247 एनीवेयर एनीटाइम 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तह। जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं जो 5वां फेज है उसमें आज प्रचार खत्म हो गया है। 27 तारीख को वोटिंग है और प्रयागराज और अवध ऐसे तमाम क्षेत्र हैं। पूर्वांचल के कुछ जिले हैं, कुछ अवध के हैं और अवध में सबसे खास बात करें अयोध्या भी इसमें शामिल है, जिसको लेकर आज अखिलेश यादव अयोध्या के दौरे पर थे। उन्होंने रोड शो किया, जनसभा की, इसके अलावा उन्होंने दर्शन भी किए, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जो बचते नजर आ रहे थे दर्शन करने से राम मंदिर के हनुमानगढ़ी के, आज वो वहां गए हैं और उसको लेकर तमाम चर्चाएं भी हैं। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में थे, जहां उन्होंने एक बार फिर से कब्रिस्तान और जिन्ना पाकिस्तान तमाम बातें कही। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, तमाम सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कल्की राम हैं, राम दल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। कल्की राम जी, आप ही के पास आएंगे। अयोध्या को अगर हम देखें तो केंद्र की राजनीति का शुरू से ये एक अहम बिंदु रहा है, राजनीतिक बिंदु रहा है और इसी के इर्द गिर्द काफी वर्षों से सियासत चलती रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाता है। अब क्या लगता है इस बार जो लोग वोट करेंगे, अयोध्या की बात करें, इसके आसपास के जो जिले हैं, जो सीटें हैं, कितना प्रभाव डाल सकती हैं? देखिए, पिछली बार से अब की बार का चुनाव
बहुत ही आश्चर्यजनक होगा। क्यों कि ग्रामीण अंचलों में ये बात हर ग्रामवासी जानता है, हर सनातनी भाई बहन जानता है कि अगर किन्हीं कारणों से सरकार नहीं आती है तो राम मंदिर का निर्माण रुक जाएगा। ये जो लोग आज मंदिर आ रहे हैं, पूरी पार्टियां आ रही हैं दर्शन कर, इसका कोई मतलब ही नहीं है। कोई हनुमान गढ़ी में जाए, चाहे दर्शन करने, चाहे शास्त्रा दंडवत करे या जन्मभूमि जाए परिक्रमा करे, उससे किसी का इतिहास नहीं बदल जाता। आज तक कोई राम जन्म भूमि हनुमान गढ़ी आना तो दूर, अयोध्या ही नहीं आता था। ये पहला मौका है कि देश की सारी पार्टियां अयोध्या में दंडवत कर रही है। ये मामूली चीज नहीं है, ये मोदी और योगी की देन है कि आज सब आने के लिए विवश हैं। ये पहला चुनाव है उत्तर प्रदेश का जिसमें जालीदार टोपी गायब है, भगवा और जनेऊ और तिलक इन्हीं की चर्चा हो रही है। और दूसरी चीज ये है कि हमारे पूर्वजों ने, आज अगर कोई सनातनी भाई बहन, अगर पहली बात तो हमारे पूर्वजों ने इतना संघर्ष किया, अनगिनत हमारे पूर्वज इसी मंदिर को लेकर के अपने प्राणों की आहुति दे दी। अगर आज सनातनी भाई बहन अपना वोट इस मंदिर के निमित्त नहीं देते हैं तो धिक्कार है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम सभी सनातनी भाई बहनों से कहते हैं कि ध्यान रखें कि बंगाल की मुख्यमंत्री भी इस चुनाव में किसी पार्टी का समर्थन कर रही है, जहां पर 4 लाख हिंदू अपने बंगाल से भाग चुके हैं और 10,000 से अधिक लोग स्वर्गवासी हो चुके हैं। इसलिए ये चुनाव ये लगता है कि जो अयोध्या का मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, ये काफी है वोट पाने के लिए। जो स्थानीय मुद्दे हैं अयोध्या के, वहां के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वो मुद्दे गायब हो जाएंगे जब वोटर्स वोट डालने जाएगा, सिर्फ मंदिर के नाम पर वोट दे देगा। 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार मैं बोलना चाहूंगा, मुद्दा ये है कि जो जंग का रंग भगवा। अभी तक ये जब सेंटर का चुनाव होता था तो मोदी 10 लाख का सूट पहनते हैं। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो खाली केंद्र मुद्दा क्या है? भगवा। ये कोई मुद्दा है? अरे भगवा से प्रदेश चलता है, प्रदेश में हुआ क्या नहीं है। अगर ये कोरोना न आया होता तो आज प्रदेश की तस्वीर कुछ और होती। आप इस बात को ना भूलें कि 2 साल, और ये भारत की वैक्सीन का ही कमाल है कि तीसरी लहर कब आई कब चली गई पता नहीं चला, जबकि दुनिया के तमाम देश तीसरी लहर से जूझ रहे हैं। हम अपने कोरोना को ध्यान में रख करके हमने जो विकास किया है, आएंगे महंग जी, आपके पास भी आएंगे। हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद जी, आपने सभी को सुना। अखिलेश यादव आज अयोध्या पहुंचे, इनको लेकर कहा जाता था कि एक दूरी बनाने की कोशिश रहती है। हालांकि अयोध्या कई बार पहले भी आए लेकिन दर्शन करने से बचते नजर आए। इसको कैसे देखते हैं? क्या जो बीजेपी मंदिर का भव्य निर्माण करवा रही है, चाहे वो प्रदेश सरकार हो केंद्र सरकार हो, उसका फायदा इसको मिलेगा, या फिर वोटर जो है तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वोट करेगा? नहीं, देखिए 2 सवाल हैं। एक तो क्षेत्रीय लोग किस हिसाब से मतदान करेंगे, दूसरा अखिलेश जी आज वहाँ हनुमानगढ़ी मंदिर दर्शन करने के लिए गए। देखिए हरीश जी ने एक बात कही, मैं उस बात से सहमत हूँ कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते सभी राजनीतिक दल वहाँ अयोध्या जाते थे, प्रचार करते थे, लेकिन मंदिर के दर्शन या वहां जाने से वो कतराया करते थे। वो चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस में आप किसी भी नेता को, हालांकि मंदिर खुलवाया, ताला खुलवाया, शिलान्यास कराया, लेकिन दर्शन करने कोई नहीं गया कांग्रेस का। चाहे राजीव गांधी हो, सभा शुरुआत की थी उन्होंने एक बार, लेकिन मंदिर दर्शन करने वो शायद नहीं गए थे। और ना ही मुलायम सिंह जी गए थे, ना ही किसी अन्य दल के गए थे। ये बात तो सच है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह मतलब संतों के बारे में भी एक बहुत विनम्रता और आदर पूर्वक बात कहूंगा कि संतों का काम राजनीति करना नहीं है, सनातन धर्म की रक्षा करना है। जो संतों का ये कहना कि उनकी वो मंदिर आके दिखाएं, ये संतों का काम नहीं है। आना है कि नहीं आना, ये
आदमी की अपनी व्यक्तिगत निष्ठा पर तय करता है। तीसरी बात यह है कि एक अखिलेश जी एक बात इधर जो 22 के चुनाव शुरू हुए हैं उससे पहले से एक बात तो वो ये कहते आए हैं कि अब समाजवादी पार्टी एक नए कलेवर में होगी। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जो नए कलेवर उसका एक ये सिलसिला भी है कि जो उन्होंने मंदिर में जाके दर्शन किए जो कोई राजनीतिक दल वहां करने नहीं गया। तो इसकी बजाय इसके कि राजनीतिक रूप से आलोचना प्रत्यालोचना कम से कम नहीं, इसको एक सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। कम शब्दों में जानना चाहेंगे क्या फायदे का सौदा हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए आज का जो घटनाक्रम रहा है? निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं जो एक परसेप्शन ये बना हुआ था मंदिर अयोध्या के प्रति समाजवादी पार्टी का नकारात्मक, वो कहीं ना कहीं उसका कितना होगा ये बात तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो भी वोटर्स हैं जो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं या कुछ खामियां बताते हैं, लेकिन विकल्प के तौर पे दूसरी पार्टी नहीं होती है कि उसमें जाएं, तो उनको ऐसा लगता है कि वहां जाएं तो क्या जाएं, वो तो हिंदुत्व से दूरी बनाए हुए हैं। नहीं, ये जो हरीश जी ने कहा मैं वो बात भी बिल्कुल सही है कि सत्ता के लिए जो तुष्टीकरण की राजनीति का एक दौर शुरू हुआ, उस दौर की वजह से कहीं वो वोट बैंक बिदक न जाए, इस वजह से अयोध्या मंदिर तो अपने घर में भी उनके होगा, वहां भी जाते होंगे और व्रत और त्योहार भी करते हैं, लेकिन अयोध्या जो एक राजनीति का केंद्र बन गया था विवादित स्थल के कारण, उसकी वजह से जाने से गुरेज करते रहे। लेकिन ये अखिलेश ने जाके वहां मतलब इस चीज का ये संदेश देने की तो कोशिश की है कि उनको अब उनकी जो समाजवादी पार्टी है जो उनके अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में, उनके उसमें चल रही है, उसका अब स्वरूप बदला होगा। तो ये राजनीति का बदलता स्वरूप है, तो इसको एक सकारात्मक रूप से भी मेरी नजर में देखा जाना चाहिए। जहां तक ये बात आपने दूसरा सवाल किया कि वहां के क्या राजनीतिक समीकरण होंगे या वोट बैंक का किसका कितना लाभ मिलेगा, देखिए अयोध्या में ये बात भी सच है कि अयोध्या की लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है, वहां उसका अपना वोट बैंक है, उसका लाभ उसको मिलता भी रहा है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि चूंकि अब मंदिर का मुद्दा पूरा हो गया है और मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं वोटों में भी कहीं ना कहीं जो मंदिर के विवाद को लेकर जो लामबंद थे या जो दो पाले खींचे हुए थे, शुरुआती दौर में जिस तरह से बीजेपी ने मंदिर को लेकर एक मुहिम शुरू की थी, मंदिर निर्माण के मुद्दे के सहारे एक कोशिश की थी लोगों के बीच जाने की, लेकिन वो भी कम होता चला गया। स्वाभाविक है, स्वाभाविक। मैंने वही बात मैं कहना चाहता हूं कि उसमें निश्चित रूप से अब वो चीज तो चूंकि तब एक सीधी तलवारें खींची हुई थी दो तरफ की कि मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, उसी हिसाब से राजनीति हो रही थी। और हरीश जी ने जो कहा वो बिल्कुल तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से नहीं जाते थे, ये बात उनकी बिल्कुल सच है। बिल्कुल। अब लेकिन लेकिन जिस ढंग से ये अभी वहां के संतों ने भी ये बात कही कि साहब वो आके दिखाएं, तो अब ये वो वहां गए और दर्शन भी किया। बिल्कुल, ये कहना ठीक नहीं है कि आप आके दिखाएं, आप महंत हैं, संत हैं, आपको ये भाषा जो है शोभा नहीं देती, आपको मर्यादा में होकर कोई बात करनी चाहिए। कौन दर्शन कर रहा है कौन दर्शन नहीं कर रहा उसका व्यक्तिगत मामला है। हाँ, संत की अपनी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को नहीं टूटना चाहिए। शुक्ला बने हुए हैं समाजवादी पार्टी से। मयंक जी, जैसे कल्कीराम जी ने कहा कि उनको ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी सत्ता में दोबारा नहीं आती तो ये लोग मंदिर निर्माण जो है उसे रोक देंगे। देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मंदिर बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस ट्रस्ट के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से बन रहे मंदिर के ट्रस्ट के नाम पे घोटाला करने का काम किया। 15 मिनट में जमीनों के रेट बढ़ाते उस पर घोटाला कर दिया। देखिए, महत्वपूर्ण बात जो सबसे निकल के आती है वो ये आती है कि अयोध्या के लोगों ने, आम लोगों ने ये स्पष्ट कर दिया है पंचायत चुनाव में भी कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। और रही बात जो कल्कीराम जी कह रहे हैं, उनकी जो भाषा है वो बहुत ही, आप देखिए, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मर्यादित होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो संत के भेष पे है, संत
संत हैं तो उन्हें भाषा भी मर्यादित रखनी चाहिए। मैं ब्राह्मण हूं, मैं बता सकता हूं कि सनातन धर्म की प्रथम 2 लाइनों में ही विश्व कल्याण और प्राणीय सद्भावना की बात होती है। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो जब विश्व कल्याण और प्राणियों में सद्भावना की बात होती है तो इस तरीके के शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए और सभी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। बात होनी चाहिए शिक्षा की, चिकित्सा की। अयोध्या का जो विकास होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विकास होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा, बुनियादी मुद्दे हैं वो थोड़े से बाहर हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दिनेश जी बने हुए हैं। दिनेश जी आपके पास आएंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में थे, तमाम सारी बातें उन्होंने कही। फिर से उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री, जिन्ना, पाकिस्तान, एक बार फिर से उसको हवा देने की कोशिश की है। क्या ये लगता है कि जो अब इलेक्शन बचा है, 5वें फेज, 6ठे फेज, 7वें फेज अंतिम दौर पर है, बीजेपी को लगता है एक बार फिर से पोलराइज करके फायदा उठाया जा सकता है, इसलिए इन बयानों का जिक्र करना बहुत जरूरी हो गया है? दिनेश जी। सौरभ, ये सारे बयान लगातार कर रहे हैं, वो योगी जी हो, अखिलेश जी हो या कोई और राजनेता हो, चुनाव के मौके पर वोटों का पोलराइजेशन करने की कोशिश करना ये कोई नई बात तो है नहीं। अगर योगी जी ने ऐसा कहा है तो वोटों के लिए ही कहा है। 3 फेज का इलेक्शन बचा है। कल योगी जी अयोध्या में थे, आज अखिलेश जी गए तो वोटों के लिए ही गए। सबको सीटें जीतनी है, सबको सरकार बनानी है। भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी सीटों को कायम रखने की चुनौती है, समाजवादी पार्टी के सामने सरकार बनाने की चुनौती है। तो इसमें मुझे कुछ भी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। मैं तो अखिलेश जी का हनुमानगढ़ी जाना, या राजू दास जी ने यह कह दिया कि आके दिखाओ, मैं अयोध्या का एक जिम्मेदार नागरिक और अपने को कथित तौर पर ही सही पढ़ा लिखा मानता हूं। अयोध्या में अगर दर्शनार्थी नहीं आएगा तो साहब तमाम मंदिर बंद हो जाएंगे। अयोध्या में अभी भी कुछ अयोध्या के सच को जानना बहुत जरूरी है। दिनेश जी, अयोध्या से हटकर अगर आप जैसे प्रयागराज में थे सीएम योगी आदित्यनाथ, वहां उनके जैसा बयान का जिक्र किया, अब ये जरूरी हो गया है चूंकि आखिरी दौर पर हैं हम। अब गोरखपुर है, वाराणसी है, पूर्वांचल का एक बड़ा क्षेत्र है, मुस्लिम आबादी काफी अहम है। नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मैं यहाँ आपसे सहमत नहीं हूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो आबादी मैटर करती है वो है ओबीसी, वो है शेड्यूल कास्ट। मुस्लिम आबादी है, वोट है उनका, लेकिन वो इतना प्रभावी नहीं है कि जिसको आप बहुत कोट करें। हाँ, इलाहाबाद में वो थे तो इलाहाबाद में एक सर्टेन 2 या 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां वो आबादी मुस्लिम की है, वहां वोट मैटर करता है। उसी तरीके से वो इम्पैक्ट कर जाता है। जैसे लखनऊ शहर में कुछ विधानसभा क्षेत्र उत्तर है, मध्य है, पश्चिम है, यहाँ मुस्लिम आबादी 1 लाख से ऊपर है तीनों सीटों पर। बाकी चीजें वैसे चलती हैं। तो अब वोटों का पोलराइजेशन बिल्कुल सामान्य सी प्रक्रिया का हिस्सा है, चुनाव जीतने की गणित का हिस्सा है। मंदिर जाना, मस्जिद जाना, ये चुनाव की गणित का हिस्सा है। मूल बात यह है कि किसी को भी इस बात की चिंता नहीं है। अखिलेश जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, योगी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन चुनाव के समय अच्छा काम गिनाने की जब बात आएगी तो कोई नहीं गिनाना चाहता अच्छा काम के सहारे कोई वोट नहीं करना चाहता। मैं भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के भी कुछ अच्छे काम गिना सकता हूं और भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ अच्छे काम गिना सकता हूं। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ नहीं किया है। और दिनेश जी, कोशिश भी होनी चाहिए सभी नेताओं की जो अच्छे काम आपने किए हैं उसकी बात करें, ना कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। आपको 5 साल का मौका मिला, आपने 5 साल में कौन से विकास कार्य किए हैं उनकी बात जनता के बीच जाकर करिए। अखिलेश यादव काफी खामोश हैं। पिछले इलेक्शन के दौर की बात करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा फेज, वो रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं। बीजेपी तमाम बड़े आरोप लगा रही है, साइकिल को बम तक कहा जा रहा है और आतंकियों की सरकार, माफियाओं की बात, गुंडों की बात। लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ 2 बातें कर रहे हैं, महंगाई, रोजगार। क्या ये चीज अखिलेश यादव को और मजबूत बना रही है इस इलेक्शन में? देखिए, महंगाई और रोजगार की बात जब भी होगी तो उसका फायदा तो मिलेगा, जो भी करेगा उसका फायदा मिलेगा। लेकिन ये बात अगर अखिलेश जी से, अखिलेश जी जब 2012 में पहली दफा चीफ मिनिस्टर बने तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो एक पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर आया। उन्होंने कुछ काम बहुत अच्छे किए भी, लेकिन उस उम्मीद पर वो एक पढ़े लिखे इंजीनियर की हैसियत में जो चीफ मिनिस्टर का रोल था, मुझे लगता था कि कहीं उन्होंने मेरे जैसे सामान्य आदमी को निराश किया। मैं वहां तमाम अच्छे काम के बावजूद, मैं काम गिनाने की स्थिति में फिर कह रहा हूं कि, लेकिन इस समय अगर वो 5 साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अगर वो सहमत नहीं थे, अगर उनकी असहमति थी, अगर वो विपक्ष के नेता थे,
तो 5 वर्ष में भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस देखिए सबसे कमजोर स्थिति में उत्तर प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस ने अपना विपक्ष का रोल लगातार प्ले किया है। उस मौके पर सपा और बसपा ये दोनों गायब थे। 4.5 साल तक विपक्ष कहां था, किसी ने देखा क्या? यहां अखिलेश जी के नंबर कम होते हैं, लेकिन अगर अखिलेश जी रोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी को उठा के चलते हैं, निश्चित तौर पर यह सराहनीय कहा जाएगा। और राजनीति में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसी पार्टी का, उसकी यह जिम्मेदारी है कि वो देश के जो जमीनी मुद्दे हैं उसकी बात करें। मैं फिर वहीं लौट के आऊंगा कि हम जब वोट पोलराइज करना होता है तो हम जात की बात करते हैं, धर्म। कैसे अखिलेश जी या कैसे भारतीय जनता पार्टी, दोनों दल, दोनों ने जात की बात की है, दोनों ने जातियों से गठबंधन किया है, दोनों ने विकास पर गठबंधन नहीं किया है। तो फिर हमारे लिए तो सारे एक तरह हैं। बिल्कुल। और जो 5वां, 6ठा, 7वां फेज है वो जातियों को लेकर, जो जातियों गोलबंदी की जा रही है वो और ज्यादा अहम हो जाता है। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हरीश जी, आप ही के पास आएंगे। जी जी। जैसा कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में थे, अयोध्या की बात हमने कर ली, प्रयागराज में आज फिर उन्होंने तमाम बातें कही, विकास की बात भी करी, लेकिन आज तो एक साथ कब्रिस्तान और आपका पाकिस्तान जिन्ना एक साथ इन्होंने ला दिया। क्यों बार बार कब्रिस्तान, पाकिस्तान, जिन्ना का जिक्र करना पड़ रहा है? इसके अलावा भी तो तमाम सारे मुद्दे हैं। आपने जो विकास कार्य किए उनकी बात कीजिए। क्या तुष्टीकरण की राजनीति जरूरी है? नहीं, विकास की बात तो भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है, लेकिन आप मुझे बताइए कि हरदोई में श्रीमान अखिलेश यादव जी कोई हिस्ट्री की कोई क्लास ले रहे थे क्या कि जब उन्होंने जिन्ना की योगदान की चर्चा करने लगी आजादी के आंदोलन में? जिन्ना इतने प्रिय हो गए थे कि चुनावी सभा में वो अनकॉल्ड फॉर उन्होंने जिन्ना को घसीट कर ले आए। वो एक बाकायदा एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उस पाकिस्तान के लिए कहा, किसी नेता से गलती हो गई तो बार बार उसी बात को रिपीट करना कहां तक ठीक है? आपने भी तो साइकिल को बम बता दिया है। साइकिल किसी राजनीतिक पार्टी का सिंबल है, उसको बम बता देना कहां तक ठीक है? क्या साइकिल बम हो गई है? जो लोग साइकिल से प्यार करते हैं, साइकिल खराब चीज हो गई है? नहीं, साइकिल नहीं खराब हो गई है। एक सिंबॉलिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो बात कही। मैं आपको 2-3 सवाल पूछता हूं कि आपने कहा कि गलती हो गई, क्या उन्होंने गलती कभी मानी? और दूसरी चीज, बाकायदा एक इंटरव्यू दिया उन्होंने और इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान हमारा असली दुश्मन नहीं है। मुझे बताइए, उन्होंने नहीं इंटरव्यू मैंने भी सुना, इंटरव्यू मैंने भी सुना है हजारों। नहीं हरीश जी, उन्होंने ये नहीं कहा पाकिस्तान बड़ा दुश्मन। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चाइना, ये बोला है उन्होंने। पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, ऐसा नहीं कहा है कि चाइना हमारा उससे बड़ा दुश्मन है, ये बोल रहा है। दुश्मन दोनों ही बोले हैं, चाइना को बड़ा बताया और दूसरी तरीके से जो इकोनॉमिकल तरीका है, जो आप चाइना का विरोध करते हैं और चाइना से इतना सारा बिजनेस कर रहे हैं, चाइना से इतने प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा है। सामान्य ज्ञान ठीक कर लिया अपना। पाकिस्तान को के लिए आप अगर ये बात कह रहे हैं कि पुलवामा को लेकर के सेना पे सवाल खड़े कर रहे थे, सर्टिफिकेट मांग रहे थे, प्रमाण मांग रहे थे, और जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में वहां के कैबिनेट मिनिस्टर ने इस बात की स्वीकार की कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव सामने आए और उन्होंने माफी मांगी देश की सेना से, देश की जनता से, कि हमने जो बयान दिए उसके निहितार्थ गलत निकाले गए चारों तरफ और सेना की मर्यादा पे सवाल खड़े हुए। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं ये, और अगर आतंकवाद में जो लिप्त लोग थे, अगर उनके साथ अब हम ये माने कि जो जिन्ना पाकिस्तान कब्रिस्तान है, ये बयान जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होगा, 6ठा फेज 7वां फेज, तब तक हमें सुनने को मिलते रहेंगे। कल्की राम जी हमारे साथ बने हैं, रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। कल्की राम जी, ब्रेक से पहले आपने जब चर्चा की शुरुआत की, आपने कहा कि आपको ऐसा लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो रुक जाएगा। ऐसा आपको क्यों लगता है?
देखिए, हमने समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया है और रामादल ट्रस्ट न भाजपा का समर्थन करता, न समाजवादी का, न बहुजन का, न लेकिन कांग्रेस आपने ये का। कहा ना निर्माणकारी हम हो सिर्फ जाएगा। अपने सनातन धर्म का समर्थन करते हैं। हाँ, ये है, आज जो लोग मंदिर, अभी तक मंदिर के विरोधी थे, अब जो लोग मजबूरी में मंदिर आ रहे हैं या अयोध्या का चक्कर लगा रहे हैं, भविष्य में अगर यह सरकार नहीं आती, वैसे तो फिलहाल इसी को आना है, इसको लिख के रख लीजिए, आएगी तो ही बीजेपी ही, आएंगे योगी ही, लेकिन तब सबसे पहला एक तरफ आप कह रहे हैं हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते का निर्माण कार्य एक तरफ आप कह रहे हैं रोक दिया आएंगे जाए। योगी ही। मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए कि भाजपा भाजपा कर रही है, आप किसी पार्टी के समर्थन में नहीं है। इसलिए क्योंकि मंदिर वही बनवा रहे हैं। अच्छा, मंदिर आज 40 मंदिर नहीं बनवा रही, मंदिर सरकार बनवा रही है। मंदिर उत्तर प्रदेश सरकार बनवा रही है, केंद्र सरकार बनवा रही है, कोई पार्टी मंदिर नहीं बनवा रही। इस चीज को समझना होगा। और जो ट्रस्ट में पैसा आ रहा है, उस पैसे से मिला मंदिर लिया बन रहा है। जाए। इतनी बार वो कोई अयोध्या नहीं आया, ये पहले मुख्यमंत्री है। सनातन धर्म को तो पढ़ लीजिए। आज 41 हो गया। ठीक है, कल की राम जी हमारे साथ प्रमोद जी बने हुए हैं। प्रमोद जी, जैसा इसलिए कि एक ये क्रेडिट तय देने की बात है कोशिश रहती है भारतीय जनता मंदिर पार्टी का की, निर्माण ही कि रोका जो जाएगा। मंदिर क्यों? निर्माण है मंदिर ये का हमारी निर्माण वजह किसी से को हो रहा नहीं रहा है। जो ट्रस्ट में पैसा आ रहा है वो पैसा उसमें लग रहा है, सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, इसको कैसे माने? और जो सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज में जो बयान दिया गया, आज तो उन्होंने तीनों चीजों को लिया है, कब्रिस्तान भी लिया है, जिन्ना भी लिया, पाकिस्तान कितना जरूरी है। और जो पूर्वांचल की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, बाकी मुद्दे गायब हो जाएंगे, सिर्फ कब्रिस्तान और आपका जिन्ना पाकिस्तान, इसी की बात होगी। प्रमोद जी, नहीं, देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं कि पूर्वांचल में ये कब्रिस्तान, पाकिस्तान और जिन्ना, ये तो पहले चरण से ही इसी पर चल रहा है। ये भी एक लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। और जिस ढंग की सत्ता को हासिल करने के लिए जिस ढंग की, जिस स्तर की राजनीति की जा रही, वो भी मैं समझता हूँ कि कोई बहुत अच्छी राजनीति नहीं है। जो जन सरोकारों से जुड़ी बातें हैं, वो सरकार का दायित्व है, विपक्ष का दायित्व है, राजनीतिक दलों का दायित्व है कि उस पर एक चर्चा हो, बहस हो, वो अपने कार्यक्रम रखें, वो अन्य अपने कार्यक्रम रखें, जो है उस पर कार्यक्रमों को लेके आलोचना और उस पर एक बहस होनी चाहिए। एक लंबे दौर से, एक दशकों से अब वो राजनीति खत्म हो गई है। अब तो सत्ता को हासिल करने के लिए जातिगत राजनीति आड़े आ गई है, वहां कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति आगे आ गई है, कहीं मस्जिद और मंदिर की राजनीति आगे आ गई है। मैं समझता हूँ कि ये शायद लोकतंत्र का एक अलग स्वरूप है, जबकि वास्तविकता ये है कि सरकार जनता के लिए है, जनता द्वारा चुनी जाने वाली है सरकार, या चुनी जाती है, तो जनता के सरोकारों पर बहस होना चाहिए। और ऐसे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, सरकार जो है उसने क्या नहीं किया, विपक्ष को ये आलोचना करनी चाहिए। अब वो मुद्दे नेपथ्य में आ गए हैं, जो मूल मुद्दे हैं। बाकी कैसे हमको वोट प्राप्त हो, बस ये चीजें हमारे सरफेस पे आ गई हैं। सत्ता को हासिल करने के लिए कैसे जातिगत समीकरण बैठाए जाएं, कैसे जातिगत गठबंधन किए जाएं, कैसे जातिगत टिकट बांटे जाएं, कैसे जातिगत जो जरूरी मुद्दे हैं वो गायब होते नजर आ रहे हैं। मयंक जी काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। मयंक जी, हम चाहेंगे आप अपनी बात। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता जी और कल की राम जी एक ही सुर में बोल रहे हैं, तो ये मान लिया जाए ये भी भाजपा के ही प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं। मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए कार्यों के नाम पे वोट क्यों नहीं मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं बता रही कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किए, चिकित्सा के क्षेत्र में काम किए, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में क्या काम किया है। तो ये स्पष्ट है कि इन्होंने शिक्षा, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में कोई काम किया नहीं है। पूरा चुनाव सिर्फ ये इन्हीं सब चीजों पे ले जाने का काम कर रहे हैं। माननीय अखिलेश जी लगातार अपने 300 यूनिट बिजली की बात हो, चाहे पुरानी पेंशन की बात हो, चाहे किसानों के हित की बात हो, उन चीजों पे बात कर रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनाव जो है तमाम अनजल मुद्दों पे, जिनका यथार्थ में और धरातल पे कोई महत्व नहीं है। मयंक जी, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ, मैं बीच में नहीं बोलेंगे क्योंकि मैंने बोला था, बीच में नहीं बोलिए, बात करता हूँ। जब आप बोल रहे थे वो बीच में नहीं बोल रहे थे, इंटरप्ट मत कीजिए किसी को। मैं नहीं बोल रहा था, बात मैं किसी के बीच बोलने में विश्वास नहीं रखता। ठीक है मयंक जी, समय कम है, समय का अभाव है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी 2022 का जो चुनाव है उसे शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, जनहित के मुद्दों पर लड़ने का काम कर रही है।
और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं हार की हताशा में है, इसीलिए मुद्दों से भटककर अनगल बातों में समय व्यतीत कर रही है, मगर जनता समझ चुकी है, इन्हें करारा जवाब मिलेगा। दिनेश जी हमारे साथ बने हुए, वक्त का अभाव है। दिनेश जी, पहला फेज, दूसरा फेज खत्म हो गया, तीसरा, चौथा, अब पांचवा, छठा, सातवां फेज है। ये ऐसा एक इलेक्शन है इस बार का, जैसे पहले हमने इलेक्शन देखे, एक वेव चलती थी, पहले से थोड़ा सा प्रिडिक्ट होने लगता था चुनाव किस तरफ जा रहा है। पहले दूसरे फेज में लगा अखिलेश एज ले रहे हैं, तीसरा चौथा फेज कोई कुछ नहीं बता पा रहा है, हालांकि कहा जा रहा है बीजेपी बढ़त बना रही। क्या लगता है आपका जो नजरिया है क्या है अब जो इलेक्शन पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है, किस तरफ ये बढ़ेगा? दो बातें महत्वपूर्ण है। मैं अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं कि ये जितने भी आकलन है, किसी ने वोटिंग मशीन में तो कोई घुसा नहीं है, बिल्कुल सबका फर्जी टाइप का नंबर है, फर्जी टाइप आंकड़ा है, चाहे वो मैं कहूं, चाहे गोस्वामी सर कहें, चाहे आप कहो। निश्चित तौर पर 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, माने एनडीए के पास थी विधानसभा में, इसलिए खोने के पास सिर्फ बीजेपी के पास है। हर फेज में, पहले फेज में सपा के पास 2 सीटें थी, 2 सीटें बसपा के पास थी, 1 सीट आरएलडी के पास थी। सेकेंड फेज की ऐसी, थर्ड फेज में जब हम पहुंचे हैं तो वहां सपा के पास थोड़ी ज्यादा विधानसभा सीटें थी, क्योंकि उनका अपना इलाका था। चौथा फेज जो आपने परसों कल खत्म किया है 23 तारीख को, उसकी भी स्थिति वही है, 59 या 60 सीटें हैं, 49 या 50 सीटें बीजेपी के पास हैं, 51। 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें। महत्वपूर्ण ये है कि कुछ न कुछ तो भारतीय जनता पार्टी लूज करेगी ही करेगी। अब सपा कितना गेन कर रही है, बसपा की गिनती नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बसपा भी कुछ न कुछ अच्छा कर रही है वोट परसेंट में। मे भी सीट में क्या कन्वर्जन होगा मेरे पास कोई बात नहीं है। मैं अपने पूरे 30 साल के करियर में कभी भी मैंने सीट या सरकार बनाने का काम नहीं किया। प्रमोद सर बैठे हैं, आप जैसे सीनियर्स ने हमें कभी सिखाया ही नहीं कि बेटा तुम सीट की बात करो, माहौल की बात कर सकते हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो आज राहुल गांधी अमेठी में थे, जो अमेठी का किला है उसको बचाने की जद्दोजहद कांग्रेस भी कर रही है, और प्रियंका गांधी ने भी कांग्रेस पे अपनी प्रेजेंस दिखाई है। तो कांग्रेस को भी ये नहीं कह सकते, जो पिछला प्रदर्शन दशकों का रहा है, इस बार हो सकता है कांग्रेस भी वोट जो है वो गेन करे। अब कांग्रेस इसका खेल बिगाड़ती है, बनाती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल वक्त का अभाव है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के मुद्दा में बात कर रहे थे, 5वें फेज का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, 27 तारीख को वोटिंग है। अवध का क्षेत्र और पूर्वांचल के जिले इसमें शामिल हैं। अयोध्या और प्रयागराज इस वक्त दूरी बना हुआ है, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ थे, उन्होंने एक साथ आज तमाम बातों का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने आज मंदिर के दर्शन किए। किसको कितना फायदा इस चुनावों में मिलेगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए।